से जानते हैं कि बेटा अभी तक मैंने लास्ट वीडियोस में जो आपको पढ़ाया सारे कंसंट्रेशन टर्म में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ उनके फार्मूले के साथ। जैसे आपका परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, डेमन स्ट्रेंथ और नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी 12th सीबीएसई बोर्ड में जनरली इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसके क्वेश्चंस आईएससी बोर्ड में या जेई नीट में तो आते ही आते हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में इसके क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं। तो नॉर्मलिटी मैंने बताया था, नॉर्मलिटी ऐसे बताया था, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास। मैंने बताया देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास इन द केमिस्ट्री, बट देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन इन फिजिक्स। ठीक है ना, कि केमिस्ट्री में इसका कोई मास और वेट में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं लेके चलते हम लोग, लेकिन फिजिक्स में इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास क्या होता है? ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं मोलर मास अपॉन एन फैक्टर से। अब ये एन फैक्टर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ये एन फैक्टर की जितनी डिटेल्स है जिसका बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है सीबीएसई से। सीबीएसई में इतना एन फैक्टर में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन कंपटीशन में इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। अभी हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास। ठीक है ना, तो हम बताएंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट्स और substance is the weight which combine or replace by 1 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। ठीक है ना, तो इक्विवेलेंट वेट होता क्या है? किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट वो वेट होता है जो कंबाइन और रिप्लेस, विच कंबाइन और रिप्लेस, जो या तो कंबाइन करे या रिप्लेस हो। किससे? 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। ये जो डेफिनेशन है ये एक ओल्ड डेफिनेशन है। ठीक है ना, जो पहले यूज की जाती थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं बात करूं तो मैं बात कर सकता हूं, एग्जांपल दे सकता हूं उसका। जैसे मैग्नीशियम को मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करता हूं तो ये मेटल ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसको बैलेंस कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम, ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। या मैं इसको लिख सकता हूँ 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम जो रिएक्ट कर रहा है वो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कर रहा है। ठीक है, या मैं इसको लिख सकता हूँ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद किससे बेटा 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम से। तो बेटा 1 ग्राम कितने से करेगी कंबाइन? 48/32। ठीक है बेटा, अब किसकी बात करते हैं? 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है? 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन किससे कंबाइन करेगा बेटा? 48/32 × 8। इसको कैंसिल करा, यह आ गया 12, तो
इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम क्या है बेटा 12। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, इसको नोट करो, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे हम इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल नंबर 2। जैसे हम बात करें जिंक की रिएक्शन कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या बन जाता है मेरा ZnSO4 प्लस H2। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम तीन चीज की बात करेंगे, या तो करेंगे ऑक्सीजन की, या हाइड्रोजन की, या फिर क्लोरीन की। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जिंक जो रिप्लेस कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है ना। अगर इसका मास करें तो 65.38 ग्राम ऑफ जिंक, ये कितना हो जाएगा 2 ग्राम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है ना। क्या मेरे पास समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस बाय किससे बेटा 65.38 ग्राम ऑफ जिंक। 2 ग्राम किससे रिप्लेस कर रही है 65.38 से, तो 1 ग्राम कितने से रिप्लेस करेगा 65.38 अपॉन 2 से, तो कितना हो जाएगा 32.64। ये क्या हो गया इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक। नोट कर लो बेटा इसको। इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, क्या ले सकते हैं, अगर एल्युमिनियम रिएक्ट करता है क्लोरीन से तो क्या बनाता है मेरा AlCl3 बनाता है। इसको बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, या 3 से, यहाँ से 2 से। तो मैं बोल सकता हूँ ये 2 मोल हो गया, ये 3 मोल हो गया। 2 मोल यानी 2 × 27 यानी 54 ग्राम। 3 मोल यानी 3 × 1 का 35 × 2 यानी 71 यानी कितना हो जाएगा 213 ग्राम, ठीक है बेटा। तो 213 ग्राम ऑफ क्लोरीन कंबाइंड विद इससे बेटा 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो 1 ग्राम कितने से करेगा 54/213, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या लेना है 35.5 ग्राम। तो कितना जाएगा 54/213 इंटू 35.5 यानी कितना हो गया ये 6 जार यानी कितना हो जाएगा 9। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम क्या हो गया बेटा 9। तो अभी हमने जो देखा है ये ऊपर डेफिनेशन से और ये एग्जांपल से कि हर बार हम मॉलिक्यूलर मास से को एक नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। वो नंबर क्या है, वो नंबर ही n फैक्टर है। क्या बेटा, वो नंबर ही n फैक्टर है। तो अब जो न्यू डेफिनेशन है इक्विवेलेंट वेट की, न्यू डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट वो क्या है कि इक्विवेलेंट वेट is the weight calculated by the atomic mass, molecular mass, the ionic mass divided by n factor, divided by n factor. So equivalent weight is the weight calculated by the atomic mass, molecular mass, ionic mass divided by n factor.
या हम ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, और करके द रेशियो ऑफ एटॉमिक मोलिकुलर आयनिक वेट एंड n factor, the ratio of atomic molecular ionic weight and n factor is called equivalent weight of an element, तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना, कि भाई जो इक्विवेलेंट वेट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एटॉमिक मोलिकुलर या आयनिक मास कुछ भी ले सकते हैं, अगर एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल से तो मॉलिक्यूलर मास और आयन से तो आयनिक मास, उसको डिवाइड करते हैं n फैक्टर से तो हमारा इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। वही बात को मैंने दोबारा दूसरी चीज है कि जो रेशियो होता है एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर आयनिक वेट और किसका n फैक्टर का, उसको ही इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है ना, तो इसको नोट करो, ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो यानी क्या हो गया मेरा इक्विवेलेंट वेट E इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, एटॉमिक मोलिकुलर आयनिक मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, ठीक है बेटा। तो इक्विवेलेंट वेट के बारे में आपको अच्छे से आ गया, ठीक है, नोट। तो अब n फैक्टर क्या होता है, मतलब हम n फैक्टर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। n फैक्टर, पहले तो n फैक्टर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, n फैक्टर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। n फैक्टर को 5 तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले एसिडिटी से, किसी भी बेस की एसिडिटी, ठीक है ना। दूसरा बेसिसिटी, किसी भी एसिड की बेसिसिटी से। तीसरा वैलेंसी से, किसे हो सकते हैं वैलेंसी, चार्ज से, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस होना चाहिए, होता है ना, इसको हम ऐसे बोलते हैं। तो n फैक्टर को कैलकुलेट करने के 5 तरीके होते हैं। पहला तरीका एसिडिटी, किसी बेस की एसिडिटी से, या बेसिसिटी, किसी एसिड की बेसिसिटी से, या एटम की वैलेंसी से, चार्ज से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, तो 1 मोल के लिए, है ना। इन 5 तरीके से हम n फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 हम इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है ना, कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम एसिडिटी के लिए पढ़ते हैं, एसिडिटी से n फैक्टर निकालना सीखते हैं, या इक्विवेलेंट मास निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो एसिडिटी क्या होती है, पहली बात तो पहला पॉइंट, इट इज डिफाइंड फॉर बेस, इट इज डिफाइंड फॉर बेस, ये बेस के लिए डिफाइन करते हैं, है ना। दूसरा, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ OH नेगेटिव given by a base, ये given by 1 mole of base, given by 1 mole of base। 1 मोल बेस कितने OH नेगेटिव देता है उसकी एसिडिटी कहलाती है, ठीक है। या फिर इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ H पॉजिटिव taken by 1 mole of base। 1 मोल बेस कितने OH नेगेटिव दे रहा है या कितने H पॉजिटिव ले रहा है, तो उसकी एसिडिटी कहलाती है। क्या मेरी बात समझ में आती है? इस बात को ध्यान समझो, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं किसकी, एग्जांपल ले लेते हैं NaOH का,
करें। तो क्या हो गया ये Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो 1 मोल NaOH कितने OH दे रहा है? एक OH नेगेटिव दे रहा है, यानी इसकी एसिडिटी क्या होगी बेटा? 1 हो गया। और इक्विवेलेंट मास यानी क्या हो गया मेरा? मोलर मास बाय 1। मोलर मास NaOH कितना होता है? 40 बाय 1, इसका जो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा वो 40। एसिडिटी इज द फैक्टर। एसिडिटी क्या होता है? इनफैक्टर। हम बोलते हैं NaOH का इनफैक्टर 1 है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? जैसे मैं बात करूं MgOH काउंट ट्वाइस, तो क्या हो जाएगा? Mg पॉजिटिव 2 प्लस 2OH नेगेटिव। तो 1 मोल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कितना OH नेगेटिव दे रहा? 2 दे रहा। तो यानी इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसके इक्विवेलेंट वेट का क्या हो जाएगा? E is equal to m/2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? या हम तीसरा एग्जांपल ले सकते हैं। COH काउंट ट्वाइस क्या हो जाएगा? Ca प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा? 2OH नेगेटिव। तो यहाँ पर भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना OH नेगेटिव दे रहा है? 2, यानी इसकी भी एसिडिटी कितनी हो जाएगी? 2। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? m/2। या हम लिख सकते हैं AlOH काउंट थ्राइस, तो क्या हो जाएगा? Al प्लस 3OH नेगेटिव। यहाँ पर 1 मोल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कितना दे रहा है? 3 OH नेगेटिव दे रहा है। तो 3 OH नेगेटिव दे रहा है तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी? 3। इसकी एसिडिटी 3 हो जाएगी तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? m/2। नोट देखिए, अगर मैं अब इसको क्वेश्चन की फॉर्म में पूछता हूँ, फाइंड द एसिडिटी ऑफ फॉलोइंग, आपको एसिडिटी कैलकुलेट करनी है 1 बाय 1। ठीक है, मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, आपने सारी करनी है। पहला हो गया मेरा NaOH प्लस HCl, तो क्या बन जाएगा मेरा? ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन होती है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, तो मेरा क्या बन जाएगा बेटा? NaCl प्लस H2। बहुत इजी इक्वेशन है, 9th में ही पढ़ी गई है। तो ठीक है ना? तो अब देखो इसमें एसिडिटी निकालो। इसमें क्या है? 1 मोल NaOH कितना H पॉजिटिव ले रहा है? एक H पॉजिटिव तो ले रहा है, तो यहाँ पर एसिडिटी कितनी होगी मेरी? 1 होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तो कोई दिक्कत बता बेटा? ठीक है, यानी इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा यहाँ पर? m/1। दूसरी रिएक्शन ले लेते हैं हम। दूसरी रिएक्शन लेते हैं NaOH गेट विद H2SO4, तो क्या होगा? वही आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगी, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, यानी क्या बन जाएगा? Na2SO4 प्लस H2O। बैलेंस कर लो, यानी कितना हो जाएगा? 2S2O यानी कि 2। इक्वेशन बहुत बैलेंस होगी। तो यहाँ देखो 2 मोल NaOH कितने H पॉजिटिव ले रहा है? 2। तो 1 मोल कितना लेगा? ये तो 2 मोल हो गया, और ये क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन हो गया। तो 2 मोल NaOH 2 हाइड्रोजन को लेता है, तो 1 मोल कितने को लेगा? 2/2, यानी इसकी एसिडिटी क्या होगी? 1। कोई दिक्कत? नोट करो इसको फटाफट। Na2 प्लस H2SO3 तो क्या बन जाएगा? Na2SO3 प्लस H2। कोई दिक्कत? तो एसिडिटी बताओ इसकी क्या होगी? जल्दी बताओ कितनी होगी एसिडिटी? अरे भाई सीधी बात है ना, 1 मोल Na2 कितना ले रहा है? 2 हाइड्रोजन को, तो यानी इसकी एसिडिटी कितनी होगी? 2। सिंपल, कोई टफ थोड़ी है, बताओ मेरे को। इक्वेशन 3 हो गई थी, इक्वेशन 4 की बात करते हैं। एक चीज तो ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ, मेटल ऑक्साइड मेटल कार्बोनेट
और मेटल बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट होता है CO3-2 तो बाइकार्बोनेट होता है HCO3-1। जनरली क्या होते हैं? जनरली बेस होते हैं। जनरली क्या होता है बेटा? बेस होते हैं। ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट रिएक्शन में देते हैं बेटा चौथी 3MgO + 3PO4 क्या हो जाएगा? Mg3PO4 का वोल्टेज 3s2। इसमें बताओ फटाफट से निकालो इसकी एसिडिटी। 3 मोल MgO कितने हाइड्रोजन ले रहा है? 6 हाइड्रोजन। तो 1 मोल कितना लेगा? 6/3 यानी 2, यानी इसकी जो एसिडिटी होगी वो 2। तो मेरी बात समझ में आई? नोट करो। इससे बात कर सकते हैं CaOH का होल ट्वाइस प्लस 2HCl तो क्या बन जाएगा? CaCl2 प्लस क्या बन जाएगा? 2H2। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया? 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने हाइड्रोजन ले रहा है? 2 हाइड्रोजन ले रहा है। यानी तो इसकी एसिडिटी क्या होगी? इसकी एसिडिटी 2 होगी। कोई दिक्कत? नोट करो उसको। अगर मैं लिख देता हूँ CaOH का होल ट्वाइस प्लस HCl CaOHCl प्लस H2। अब 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना रिप्लेस कर रहा है? सिर्फ 1 कर रहा है। यानी 1 मोल 1 कर रहा है, यानी यहाँ पर एसिडिटी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर एसिडिटी 1 हो जाएगी। यहाँ पे 1 मोल सिर्फ एक OH दे रहा है या एक H दे रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है। अगर मैं इसकी रिएक्शन HCl से कराता हूँ तो ये क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा। NaCl बैलेंस 2NaCl बन गया और क्या बनेगा? H2CO3। H2CO3 अनस्टेबल होता है जो तुरंत टूट जाता है किसमें? H2O/CO2। ठीक है ना? आगे बात समझ में? H2CO3 अनस्टेबल होता है तो तुरंत किसमें टूट जाता है? H2O/CO2 में। अगर मैं रिएक्शन लिखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, लिखूँगा Na2CO3 प्लस 2HCl gives 2NaCl प्लस H2O प्लस CO। साथ साथ इक्वेशन भी याद करते चलो, काम आएगी आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर देखो 1 मोल कितना दे रहा है? 2 हाइड्रोजन दे रहा है। ठीक है ना? तो यानी इसकी जो एसिडिटी होगी वो कितनी होगी? 2। कोई दिक्कत? नोट करो बेटा इसको। पोर्शन हमारा खत्म हो गया है। ठीक है ना? इसके एग्जाम्पल आपको समझा दिए। अब कल इसका नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बेसिस।